हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्रेस स्टडीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के विशेष टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा के बारे में समझेंगे। तो चलिए, विसर्ग संधि की परिभाषा होती है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है। स्वर और व्यंजन दोनों आ सकते हैं, तो उसके बाद जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि का चिन्ह होता है ये जो डबल वन बिंदु है, इसी चिन्ह को विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ दु धन आशा, तो इसको देखिए दुराशा बन गया है। दूसरा है तप धन भूमि, तपोभूमि बन गया है। विसर्ग संधि का पहला नियम होता है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो इसको देखते हैं विसर्ग ओ में कैसे परिवर्तन होता है। यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा अंतरस्थ व्यंजन य, र, ल, भ, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए दिया है परिभाषा में अ प्लस अ प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतरस्थ व्यंजन अगर आए तो ओ बन जाएगा। तो अब जानते हैं अंतरस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतरस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ह को अंतरस्थ व्यंजन कहते हैं। अगर अ के बाद अ आएगा और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा और अंतरस्थ व्यंजन, तो हमारा ओ बन जाएगा। पहला है, उदाहरण को समझते हैं। चलिए, पहला है मन धन अनुकूल। तो इसमें अ आ रहा है, अनुकूल में भी पहले अ आ रहा है, तो अ हमारा जब जुटेगा तो ओ बनेगा। तो हमारा देखिए मनोनुकूल बन गया है। दूसरा उदाहरण है वय और वृद्ध। वय जो है तो ये अ आ रहा है पहले। वृद्ध जो है तो वृद्ध अंतरस्थ व्यंजन है, तो इन दोनों को अ और व को मिलाएंगे तो ओ बनेगा, तो वह वृद्ध बना है। दूसरा नियम है विसर्ग का र हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कब र बन जाता है। आधा र, यदि विसर्ग से पहले अ, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई हो तो आधा र बन जाता है। इसका उदाहरण है नि और धन। नि, तो नि में छोटी ई की मात्रा आ रहा है। धन जो है तो इन धन जो है चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण का, तो इन दोनों को निर्धन बनेगा मिलाएंगे तो। दूसरा है दु धन बल। तो दु में छोटा ऊ की मात्रा आ रहा है, ये स्वर है, तो ब जो है ब तीसरा वर्ण का है, तो इसको जब जोड़ेंगे दुर्बल बनेगा। तीसरा ऐसे ही है बही धन मुख। बही जो है छोटी ई की मात्रा आ रहा है। अब म जो है ये म, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो बहिर्मुख बनेगा। ऐसे ही तीसरा नियम है हमारा विसर्ग का श हो जाना। तो इसको देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो और बाद में च, छ, बड़ा स हो तो विसर्ग आधा श बन जाएगा।
जैसे कि इस नियम में था, कोई भी स्वर आएगा, फिर पहले कोई भी स्वर आएगा और उसके बाद च छ बड़ा स आएगा तो आधा स हमारा बन जाएगा। तो इस पे उदाहरण देखते हैं। नी धन चित, तो नी छोटी ई की मात्रा ये स्वर है। चित जो है तो देखिए च आया है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो निश्चित बनेगा। दूसरा है नी धन छल, नी और छल, तो छ आया है, पहले में छोटी की मात्रा है ये स्वर है, दूसरा में छल आया है, तो इनको मिलाएंगे निश्चल बनेगा। तीसरा है दु आशासन, तो दु तो छोटा ऊ की मात्रा आया है और शासन में है तो बड़ा सा आया है, तो इसमें दुशासन बनेगा। चौथा है दु धन चरित्र, तो दो में छोटी की मात्रा आया है, च यहाँ पे आया है, इसके बाद तो दुश्चरित्र बन। ऐसे ही चौथा नियम है, विसर्ग का आधा मूर्धन्य स हो जाता है। इसको देखते हैं। विसर्ग के पहले छोटा ऊ हो और उसके बाद में क ख ट ठ प फ वर्ण हो तो मूर्धन्य स का आधा स हो जाता है। मूर्धन्य स में आधा स हो जाता है। दिया है छोटा ऊ पहले है और बाद में क ख ट ठ प फ आए तो उसका आधा मूर्धन्य स हो जाता है। इसका उदाहरण है नि धन कपट, तो छोटी की मात्रा आया है, क आया है, तो नि कपट को मिलाएंगे तो निष्कपट बनेगा। दूसरा है नि धन कंकट, काटे पड़े ना। दूसरा है नि और कंटक, तो नी में छोटी की मात्रा आया है, कंटक जो है क आया है, तो इसको और इसको दोनों को मिलाएंगे तो निष्कंटक बनेगा। तीसरा है धनु और टंकार, तो धनु में छोटी की मात्रा छोटाओं की मात्रा आया है, टंकार ट आया है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो धनुष टंकार बनेगा। चौथा है नि और ठुर, तो नि में छोटी की मात्रा आया है, ठ आया है, तो इसको मिलाएंगे तो निष्ठुर बनेगा। पांचवा है नि धन प्राण, नि में छोटी की मात्रा आया है, प्राण जो है प आया है, तो निष्प्राण बनेगा। विसर्ग का पांचवा है विसर्ग का आधा स हो जाना। देखते हैं इसको। विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो आधा स हो जाता है। विसर्ग अब है दु और तर, तो दु जो है तो ये विसर्ग हो गया। तर जो है इसके बाद जो है त आया है, तो इसको दु तर को मिलाएंगे तो दुस्तर बनेगा। और नी और तेज, तो नी जो है विसर्ग हो गया, तेज जो है तो इस नी को और तेज को मिलाएंगे तो निस्तेज बनेगा। छठवां नियम है विसर्ग का लोप। देखते हैं विसर्ग का लोप कैसे होता है। इसमें पहला पॉइंट है विसर्ग के लोप में, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगमन हो जाता है। मतलब विसर्ग के बाद अगर छ आएगा तो छ लुप्त हो जाएगा और उसके स्थान पर च बन जाएगा। तो इसमें पहला जो उदाहरण है अनु और छेद। अनु तो विसर्ग के
बाद छेद आया है तो छ आया है यहाँ पे। तो इसमें अनुच्छेद को मिलाएंगे तो इसमें च का आगमन हो गया है, अनुच्छेद बना है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है छत्र और छाया। छत्र जो है ये हमारा विसर्ग हो गया है, छाया है छ का ही आगमन हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे च का आगमन हुआ है तो छत्र छाया बनेगा। दूसरा पॉइंट है यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो जाता है तो इसका मतलब है ये जो नी जो है और रस, तो ये जो छोटी ई की मात्रा है ये दीर्घ में बदलेगी। ये जो मात्रा है तो छोटी ई की जब दीर्घ में बदलेगी तो बड़ी ई होगा, तो नीरस बनेगा। तीसरा पॉइंट है यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई स्वर आए तो लोप हो जाता है। जैसे इसमें पहला उदाहरण है अंतः धन एव। अतः, तो इसमें देखिए ये जो विसर्ग है इसका लोप हो गया है तो अतएव बना है। सातवां है हमारा नियम विसर्ग में परिवर्तन न होना। तो इसको देखते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व अ होया, उसके बाद क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रजः धन कड़, तो रजः कड़, तो यहाँ पे क आया है तो इसलिए रजः कड़ बना है। प्रातः काल, यहाँ भी क आया है इसलिए प्रातः काल।